नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुरेश गुप्ता। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि मार्केट में तरह तरह के कैमरे अवेलेबल हैं, लेकिन कैमरे सस्ते और महंगे क्यों होते हैं। सस्ते का मतलब कैमरा मार्केट में 50,000 का भी मिल जाता है, 80,000 का भी मिल जाता है, 1 लाख का भी मिल जाता है, 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख और बढ़ती ही जाती है इनकी कीमत। तो ऐसा क्या है जो कैमरे की कीमत को बढ़ाता है? तो हमारे लोग कई बार इसमें मिसलीड हो जाते हैं कि साहब महंगा कैमरा होगा तो ज़्यादा अच्छा होगा, अभी तो मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं, सिर्फ मेरे पास अभी 1 लाख रुपए ही हैं, 1.25 लाख रुपए ही हैं, इतने में क्या आएगा, बाज़ार में तो एक से एक कैमरे आ गए, मैं इतना सस्ता कैमरा लेके अच्छी फ़ोटोग्राफी कैसे करूँगा। तो ये आपका भ्रम है। दोस्तों, आज का ये वीडियो मैंने ख़ास तौर पे उन्हीं लोगों के लिए बनाया है जो इस कन्फ्यूज़न में रहते हैं कि मेरे पास पैसे नहीं है और मैं महंगा कैमरा, अच्छा कैमरा नहीं, मैं महंगा कैमरा नहीं खरीद सकता। तो यहाँ मैं आपका ये कन्फ्यूज़न बिल्कुल दूर कर देता हूँ कि महंगा मतलब अच्छा है, ज़रूरी नहीं है। महंगा मतलब आपके काम का है, ज़रूरी नहीं है। आप तो ये देखिए मार्केट में आपके काम का कौन सा कैमरा है और कितने का है। तो आज इस वीडियो में मैं आपको एक एक चीज़ वही बताने वाला हूँ कि आपकी ज़रूरतें क्या है और आपके कैमरे, आपके काम का कैमरा मार्केट में आपको कैसे मिलेगा। तो दोस्तों, चलिए आपको एक एक चीज़ बताना शुरू करते हैं कि कैमरा बेसिकली सस्ता महंगा क्यों होता है। तो सबसे पहले तो कैमरे को हम दो छोटी सी कैटेगरी में बांट देते हैं। एक होता है फुल फ्रेम कैमरा, एक होता है क्रॉप सेंसर कैमरा। फुल फ्रेम कैमरा मतलब वो जिसमें सेंसर साइज जो होता है आपका 35 बाय 24 mm होता है, और क्रॉप सेंसर कैमरा मतलब वो जिसमें कि सेंसर का साइज 24 बाय 16 mm का होता है। तो बेसिकली जो क्रॉप सेंसर कैमरा होता है उसकी जो टोटल एरिया होती है सेंसर की वो 364 स्क्वायर मिलीमीटर के आसपास होती है, और जो फुल फ्रेम कैमरा होता है उसकी जो टोटल स्क्वायर मिलीमीटर में जो एरिया होता है वो करीब करीब 856 स्क्वायर मिलीमीटर के आसपास होता है। मतलब आपका जो क्रॉप सेंसर का सेंसर है उससे आपका फुल फ्रेम का सेंसर जो है 125% बड़ा होता है। तो आप ये मान के चलिए कि जितने भी सेंसर के साइज़ बढ़ते जाते हैं, जैसे जैसे बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे आपकी पिक्चर की क्वालिटी अच्छी होती जाती है। देखिए, आपका जो मोबाइल होता है, मोबाइल में जब आप पिक्चर लेते हैं, आप जब तक उसको स्क्रीन पे देखते हैं मोबाइल की पिक्चर आपको बहुत अच्छी दिखती है, लेकिन जैसे ही उस वाली पिक्चर को आप बड़ा इन्लार्जमेंट करेंगे या आप अपने टीवी पे देखिएगा तो उसके जो पिक्सल जो है फटना शुरू हो जाता है, इसलिए क्योंकि मोबाइल का जो सेंसर साइज होता है वो छोटा होता है। उसी तरीके से जब क्रॉप सेंसर का जो स्क्रीन जो सेंसर होता है उसकी पिक्चर को जब हम एनलार्ज करते हैं या उसको जब हम बड़े स्क्रीन पे देखते हैं, बड़े पोस्टर्स बनाना चाहते हैं, और हमारा जो फुल फ्रेम का जो सेंसर होता है उससे ली हुई जो पिक्चर होती है उसके रिजोल्यूशन में थोड़ा सा फ़र्क आ जाता है। इसका मतलब ये नहीं है कि हम क्रॉप सेंसर काम नहीं कर सकते। क्रॉप सेंसर कैमरे से भी आप काम कर सकते हैं। क्रॉप सेंसर और फुल फ्रेम सेंसर की जो एक 4:6 साइज की जो फ़ोटो होती है उसको देख के आसान नहीं होता इतना समझना कि कौन सी क्रॉप सेंसर से खींची हुई है और कौन से फुल फ्रेम से खींची हुई है। और साथ साथ में आपकी पिक्चर क्वालिटी जो है और भी बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, खाली कैमरे के साइज़ और सेंसर के साइज़ पे डिपेंड नहीं करती, वो हम आगे बात करेंगे। लेकिन बेसिकली अभी जो कॉस्ट कहाँ फ़र्क पड़ती है वो मैं बताना चाह रहा हूँ कि अगर क्रॉप सेंसर कैमरा होगा तो वो सस्ता होगा, फुल फ्रेम कैमरा होगा तो वो थोड़ा सा महंगा होगा। अब आगे बात करते हैं कि ये तो हो गई क्रॉप सेंसर और फुल फ्रेम के लिए। अब थोड़ी देर के लिए हम क्रॉप सेंसर को एक तरफ कर देते हैं क्योंकि क्रॉप सेंसर्स में मॉडल कम है, फुल फ्रेम में मॉडल्स ज़्यादा हैं। तो फुल फ्रेम को ही आपस में कंपेयर करते हैं कि हर दूसरे तीसरे दिन मार्केट में एक नया मॉडल आ जाता है और लोग हमारे फिर कन्फ्यूज होने लगते हैं, साहब एक नया कैमरा आ गया है, वो इतने का है और बहुत अच्छा है। कोई बहुत अच्छा है बहुत बुरा नहीं होता है। अच्छा बुरा तो उसके मतलब प्राइस जितने आप पे कर रहे हैं तो उससे आप जैसे जैसे प्राइस बढ़ेगी तो कुछ ना कुछ तो उसमें ऐड करेगी ही कंपनी ना। तो कंपनी आजकल बहुत स्मार्ट होती है। कंपनी को मालूम है भाई मेरा ये कैमरा 1 साल हो गया चलते हुए, अब मार्केट से थोड़ा और पैसा इकट्ठा करना है तो कुछ नया डालो तभी तो पब्लिक आएगी हमारे पास। तो वो थोड़ा सा उसके अंदर कुछ और शगुफा छोड़ देते हैं। और एडवर्टीज़मेंट तो आप आजकल देख ही रहे हैं, तरह तरह टीवी से लेके, सिनेमा से लेके, पेपर से लेके, मैगजीन से लेके, हर जगह एडवर्टीज़मेंट इतने भरे रहते हैं कि लोग उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। और हमारे इन्फ्लुएंसर भाई भी रोज़ एक एक नया नया मॉडल जो है कैमरे पे और उसका
पब्लिसिटी करने के लिए लेके आ जाते हैं, तो हमारे व्यूअर्स जो है उसमें थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं उसकी चकाचौंध देके कि एक नया चीज़ आ गया। लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर नई चीज़ महंगी भी है और साथ में आपके ज़रूरत की भी हो। तो अब आप इस बात को समझिए कि कैमरे महंगे क्यों होते जाते हैं। तो बेसिकली क्या होता है कि कैमरे को अगर हम डिफरेंशिएट करना चाहें तो कैमरा बेसिकली आपके लिए जो होता है उसका जो सेंसर होता है वो सबसे ज़्यादा यूज़फुल होता है। लेंस तो होता ही है, लेंस एक अलग चीज़ है, क्योंकि लेंस क्या होता है कैमरे की इंटीग्रेटेड पार्ट नहीं है, लेंस एक अलग चीज़ होती है। लेकिन कैमरा बॉडी जो है पूरी ऐसे होल बिकती है। तो अभी हम जो बात करेंगे कैमरा बॉडी की बात करेंगे, तो मार्केट में जब भी कोई नई कैमरा बॉडी आती है तो उसकी नए प्राइस के साथ आती है, नए फीचर्स के साथ आती है, और हमारे जो व्यूअर्स हैं, हमारे जो लोग हैं, फोटोग्राफर्स हैं, वो उसकी चकाचौंध में थोड़ा सा अट्रैक्ट हो जाते हैं। लेकिन अट्रैक्शन से पहले आपको उसको एनालिसिस करना ज़रूरी है कि उसकी प्राइस ज़्यादा क्यों हुई है। तो देखिए, सबसे पहला जो कोई भी लॉन्च होता है कैमरा, उसका एक बेसिक मॉडल होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप इसी को उठा लीजिए, Z6 आया मार्केट में, ठीक है। कुछ दिनों बाद उसमें Z6-2 आ गया, फिर उसके 1-1.5 साल बाद उसमें Z6-3 आ गया। तो बेसिकली क्या होता है, जैसे ही Z6-3 आ गया तो Z6 मॉडल लोगों को अपना लगता है अरे तो मैं फंस गया लेके यार, अब तो Z6-3 आ गया, इसमें तो बहुत सारी चीज़ें हैं। ऐसा कुछ नहीं है। बेसिकली देखिए, कैमरा तो कैमरा है। बेसिकली आपको करना क्या है, कैमरे से आपको अच्छी पिक्चर्स लेनी है। मेन आपकी ज़रूरत क्या है, मुझे अपने इवेंट्स में, मुझे अपने फंक्शंस में, मुझे अपने वेडिंग्स में अच्छी से अच्छी पिक्चर्स लेनी है। तो अच्छी से अच्छी पिक्चर्स लेने के लिए कैमरे के अंदर सिर्फ़ और सिर्फ एक चीज़ जिम्मेदार होती है, वो होती है आपका सेंसर। सेंसर आपका जितना अच्छा होगा उतनी ज़्यादा आपकी पिक्चर्स अच्छी आएंगी। अब मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, चाहे आप 50,000 का कैमरा लीजिए, चाहे आप 1 लाख का कैमरा लीजिए, चाहे आप 1.5 लाख का कैमरा लीजिए, एक लिमिट तक आप पाएंगे कि सारे कैमरों के अंदर जो है सेंसर एक ही होता है। सेंसर भी आजकल जितने भी चल रहे हैं, आज की तारीख में मैक्सिमम 80-90% कैमरों के अंदर जो है CMOS सेंसर होता है। CMOS मतलब कम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर्स। ये सेंसर लगे रहते हैं, उसी पे आपकी पिक्चर जो है स्टोर होती है। अब ये सेंसर बेसिकली 3 तरह के होते हैं। सबसे पहला होता है फ्रंट एलिमिनेटेड सेंसर, जिसमें कि सेंसर की वायरिंग जो रहती है फ्रंट साइड में रहती है। और उसके बाद दूसरा सेंसर जो होता है BSI होता है, उसमें बैक साइड एलिमिनेटेड रहते हैं, मतलब उसकी जो वायरिंग रहती है सेंसर की वो सेंसर के पीछे रहती है। और एक तीसरा जो होता है वो स्टैट सेंसर। स्टैट सेंसर जो होता है काफ़ी एडवांस कैमरों में, जैसे आपके Z8 है या A9 है, इस तरह के कैमरे में होता है। ये एवरेज फिर जो है 3 लाख से ऊपर के रेंज में आ जाते हैं। तो अभी हम बात कर रहे हैं नॉर्मली 2.5 लाख तक के कैमरों के बारे में। तो 2.5 लाख तक के कैमरों में 80% कैमरों में आप पाएंगे कि आपको फ्रंट एलिमिनेटेड सेंसर ही होता है। कुछ कैमरों में आपको BSI मिल जाएगा, बैक साइड एलिमिनेटेड। तो बैक साइड एलिमिनेटेड में आपको डेफिनेटली पिक्चर क्वालिटी जो है फ्रंट साइड एलिमिनेटेड से थोड़ी सी ज़्यादा अच्छी मिल जाएगी। लेकिन अगर मान लीजिए आप कैमरा लेने जा रहे हैं, नया कैमरा कोई मार्केट में आया है, अगर सभी कैमरों में जो आपके पास है और जो नया आया है दोनों में ही अगर फ्रंट एलिमिनेटेड सेंसर CMOS सेंसर है, तो चाहे आप 50,000 का खरीदिए, चाहे 1 लाख का खरीदिए, चाहे 1.5 लाख का खरीदिए, पिक्चर क्वालिटी आपकी सेम आएगी अगर सेंसर साइज़ बराबर है तो। जैसे मान लीजिए आप कैनन का जो है R मॉडल है या RP मॉडल है, कौन सा एक कोई मॉडल है जो बेसिक मॉडल है आपके फुल फ्रेम का, उसी तरह से नाइकॉन में जो है Z5 जो है वो बेसिक मॉडल है। उसके बाद कैनन का R8 है। इस तरह से कोई सा भी आपका बेसिक सबसे पहला जो मॉडल इंट्रोड्यूस हुआ था फुल फ्रेम का, वो कैमरा आप ले लीजिए, आपको कभी कोई निराशा नहीं होगी। वो जितने दाम में मिलेगा आप ले लीजिए, सस्ता से सस्ता मिलेगा। आज की तारीख में Z5 जो है आपको 80 से 90,000 के बीच में मिल जाएगा, हो सकता है 75,000 में मिल जाए। क्योंकि वैसे भी क्या होता है, ये याद रखिएगा, जब भी कोई नया मॉडल मार्केट में लॉन्च होता है तो उसका जो पुराना मॉडल रहता है उसकी प्राइस एकदम से डिप होती है। डिप इसलिए होती है कि स्टॉकिस्ट जो उसको जल्दी से जल्दी खाली करना चाहते हैं क्योंकि मार्केट में नया आइटम आ गया। तो आप ऐसे अवसर की तलाश में रहिए। अगर मान लीजिए नया आ गया है तो आप पुराना वाला मॉडल खरीद लीजिए, आपको वही परफॉर्मेंस मिलेगी जो नए वाले में मिलने वाली है। अब आपको लगेगा फिर इतनी ज़्यादा कॉस्ट उनकी क्यों होती है,
तो कॉस्ट इसलिए होती है कि ये लोग समय के साथ साथ में उसके अंदर फीचर्स बढ़ाते जाते हैं। फीचर्स बढ़ाने में देखिए कॉस्ट बढ़ने का सबसे बड़ा मैं फैक्टर बता दूं आपको, कैमरे के अंदर जो एक चीज़ और होती है वो होता है उसका प्रोसेसर एडवांस होता जा रहा है समय समय के साथ साथ में। सो न्यू जनरेशन का प्रोसेसर बोलते हैं, जनरेशन 1, जनरेशन 2, जनरेशन 3, जनरेशन 4, इस तरह के। जैसे मान लीजिए नाइकॉन का एक्सपीड 4 था, 5 था, 6 था, 7 था, 8, ये अलग अलग प्रोसेसर आते जाते हैं। तो बेसिकली जब प्रोसेसर एडवांस जितना ज़्यादा होता जाता है आपके कैमरे की प्राइस बढ़ती जाती है। लेकिन आपका प्रोसेसर एडवांस होने से आपके फ़ोटोग्राफी मतलब आपके जो स्टिल फ़ोटोग्राफ्स हैं उसकी क्वालिटी पे किसी तरह का कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मान लीजिए आपने एक्सपीड 4 से जो फ़ोटो खींची है और आपने एक्सपीड 8 के प्रोसेसर जो फ़ोटो खींची है, दोनों की फ़ोटोज़ की क्वालिटी आपकी बिल्कुल सेम आएंगी, उसमें किसी तरह का कोई फ़र्क नहीं आएगा। फिर आपको लगेगा कि फिर ये इतना ज़्यादा पैसे क्यों दे रहे हैं। तो बेसिकली पैसे आप दे रहे हैं उसके द्वारा आपके कैमरे की वीडियो कैपेबिलिटी आपकी बढ़ रही है, इस वजह से उस कैमरे की कीमत बढ़ रही है। अगर मान लीजिए उस कैमरे से आपको सिनेमेटोग्राफी नहीं करनी है, वीडियोग्राफी नहीं करनी है, तो आपको एक्स्ट्रा पैसे देने से फ़ायदा नहीं होगा। मान लीजिए एक्सपीड 8 का प्रोसेसर लग गया तो आपकी वीडियो स्पीड बढ़ जाएगी। उसके बाद जैसे मान लीजिए कल तक आपके कैमरे में 1080 तक की वीडियो आ रही थी, उसके बाद धीरे से उसमें 4K आने लगी, 4K के बाद 6K आने लगी, अब आजकल जो है 8K तक भी आने लग गई है। लेकिन ये चाहे 1080 हो चाहे 8K हो, इससे वीडियोग्राफी में फ़र्क पड़ेगा, लेकिन आपके जो फ़ोटोग्राफी कर रहे हैं आप, फ़ोटो की क्वालिटी में किसी तरह का कोई फ़र्क नहीं आएगा। तो बेसिकली मैक्सिमम लोग जो फ़ोटोग्राफ़ी करते हैं, फ़ोटोग्राफ़ी के लिए कैमरा ख़रीदते हैं, तो उससे इन चीज़ों पे कोई फ़र्क नहीं आएगा। अब उसके बाद जैसे ही फीचर्स और क्या क्या बढ़ जाते हैं, आपका जैसे ही प्रोसेसर स्पीड बढ़ी तो क्या होगा, आपकी बर्स्ट रेट बढ़ जाएगी। बर्स्ट रेट बढ़ जाएगी, जो कल तक आपके कैमरे में 5-6 फ्रेम पर सेकंड की स्पीड थी वो 30 फ्रेम पर सेकंड, 40 फ्रेम पर सेकंड इस तरह की हो जाएगी। अब आप सिंपल फ़ोटोग्राफ़ी करते हैं, वेडिंग फ़ोटोग्राफ़ी करते हैं, इवेंट शूट करते हैं, वहाँ आपको इतने बर्स्ट रेट की ज़रूरत क्या है। इतने बर्स्ट रेट की ज़रूरत तो होती है बर्डिंग करते हैं, जो वाइल्ड लाइफ फ़ोटोग्राफ़ी करते हैं, जंगलों में जाकर शिकार की तलाश में बैठे रहते हैं, जैसे ही कोई शेर निकला कट 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 150 फ़ोटो खींच लेंगे उसकी। लेकिन आप तो जब शादी में फ़ोटो खींच रहे हैं, आपकी 150 फ़ोटो एक साथ नहीं खींच पाएंगे आप। और वैसे भी अगर 150 आप फ़ोटो खींच भी लेंगे ना, तो अगली फ़ोटो के लिए आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, क्योंकि जब तक वो प्रोसेस नहीं होंगी फ़ोटो पूरी, तब तक आप अगला शॉट नहीं ले पाएंगे। तो शादियों में कोई बहुत ज़्यादा बस मोड पे शूट नहीं करता। बस मोड सिर्फ 2-3 ओकेजन्स में किए जाते हैं। एक तो जब दुल्हन की एंट्री होती है उस समय लोग थोड़ा सा बस यूज़ करते हैं, और दूसरा जब वरमाला गले में डाली जाती है तब बस यूज़ करते हैं, सो दैट कोई एक अच्छा एंगल, अच्छा शॉट हमें मिल जाए। तो वहाँ ज़रूरत पड़ती है, उसके लिए 4, 5, 6 FPS बहुत होता है। तो आपको FPS में पैसे नहीं डालने हैं, आपको फास्ट प्रोसेसर में पैसे नहीं डालते हैं। आपको जैसे जैसे आपका प्रोसेसर फास्ट होगा वैसे वैसे आपकी ऑटो फोकस भी फास्ट हो जाएगी। अब आप इवेंट शूट करते हैं, आप वेडिंग शूट करते हैं, उससे बहुत ज़्यादा फास्ट फोकस की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा ऑटो फोकस की ज़रूरत नहीं है, फास्ट ऑटो फोकस की। आपके पास इतना समय मिलता है कि एक फ़ोटो को फोकस करने में हार्डली 0.5 सेकंड लगता है। आपने हाफ शटर प्रेस किया और पिक्चर आपकी फोकस हो जाती है। मेरे ख्याल से इससे ज़्यादा आपको ज़रूरत नहीं है ऑटो फोकस की। उसके बाद फोकस पॉइंट्स बढ़ रहे हैं साहब। पहले जो है 15-16 फोकस पॉइंट्स होते थे, फिर 25 शुरू हुए, फिर 30 शुरू हुए, 40, 50, 60 करते करते 1000 फोकस पॉइंट्स आ गए आजकल। 1000 से भी ऊपर आ गए, 1600 फोकस पॉइंट के भी कैमरा। अरे इतने फोकस पॉइंट क्यों चाहिए आपको? पूरा फ्रेम भर देना है क्या फोकस पॉइंट से? अरे आपको तो जब शूट करना है तो 80% टाइम तो आपका जो सब्जेक्ट रहता है कैमरे के सेंटर के अंदर होता है, तो आपको उसको फोकस करना है। कैमरे की एज के ऊपर जो किसी का थोड़ा सा चेहरा दिखाई दे रहा है, दूसरे एज पे कोई दिख रहा है, उसकी फोकस आपको नहीं करना है, आपको सेंटर इमेज में फोकस करना है। तो आपको ज़्यादा फोकस पॉइंट नहीं चाहिए, तो उसके लिए पैसा देने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद यहाँ भी लोगों को संतोष नहीं हुआ, तो धीरे से अब आजकल क्या किया उन्होंने, ड्यूल मेमोरी कार्ड डाल दिया है। आपको क्यों चाहिए ड्यूल मेमोरी कार्ड? आपका काम जब अच्छा खासा इतने सालों से एक मेमोरी कार्ड से चल रहा है तो एक से चलने दीजिए ना, ड्यूल क्यों चाहिए? जब ज़रूरत पड़ेगी तो देखा जाएगा। अभी तो दिल पे हाथ रख के बोलिए आपको ड्यूल मेमोरी कार्ड की ज़रूरत है क्या? अगर नहीं चाहिए तो उसके लिए क्यों पैसा देना? उसके बाद आपकी जो
पीछे वाली जो डिस्प्ले स्क्रीन है रोटेट करती है या नहीं करती है, फ्लिप करती है या नहीं करती है, नहीं करती है तो कोई बात नहीं है। 80% टाइम तो हम आँख में कैमरा लगा के फ़ोटोग्राफी करते हैं, हमें ज़रूरत ही नहीं है उसको फ्लिप करने की। ठीक है, मिल जाए तो अच्छी बात है, लेकिन नहीं मिले उसके लिए एक्स्ट्रा पैसे मुझे देने पड़ रहे हों और आज मेरे पास नहीं है तो मुझे कोई गम खाने की ज़रूरत नहीं कि मेरे कैमरे में फ्लिप स्क्रीन नहीं है, मैं आँख में लगा के फ़ोटोग्राफी कर लूँगा। अब उसके बाद और क्या क्या फ़ीचर्स हो सकते हैं साहब, उसमें फिर IBS है, मतलब स्टेबलाइजेशन है। अरे स्टेबलाइजेशन भी आप पूरे टाइम जब फोटोग्राफी करें तो फोटोग्राफी में तो वैसे ही आपको स्टेबलाइजेशन की ज़रूरत नहीं है, आंखों में लगा के शूट कर रहे हो। 80% टाइम तो मतलब आपकी शटर स्पीड जो है 125 या 250 रहती है, कोई IBS की ज़रूरत नहीं है आपको। IBS की ज़रूरत तो वैसे भी आपको वीडियो शूटिंग में ज़्यादा रहती है, हैंडल शूटिंग में बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं रहती। जिस समय आप फ़ोटोग्राफी कर रहे हैं उसमें आपको IBS की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं रहती, तो उसका भी पैसे हम क्यों दें। तो एक एक पॉइंट्स बढ़ते जा रहे हैं और आपकी कीमत इन चीज़ों से बढ़ती जा रही है। तो अब आप अपना विवेक इस्तेमाल करना है आपको कि कैमरा ख़रीदने से पहले जो जो फीचर्स मेरे को उसमें ऐड होते जा रहे हैं उसकी मुझे वाकई में ज़रूरत है या नहीं है, उसको ठंडे दिमाग से सोचिए और उसके बाद ही आप अपना कैमरा लीजिए। और मैं फिर से रिपीट करना चाहूँगा कि अगर आपके पास आज पैसे की कमी है या आप स्मार्ट तरीके से कैमरा ख़रीदना चाहते हैं तो मार्केट का सबसे सस्ता जो वेरिएंट है वो आप ले लीजिए। उसमें आपको सब कुछ मिलेगा जो एक फ़ोटोग्राफ़र को ज़रूरत होती है। आपको उसमें किसी तरह का कोई सेक्रीफाइस करने की ज़रूरत नहीं होगी, बल्कि आपके जो पैसे बच जाएंगे उससे आप एक अच्छा सा लेंस खरीद लीजिएगा और लेंस का कलेक्शन जितना ज़्यादा होगा आपके पास, आपकी फ़ोटोग्राफ़ी उतनी अच्छी होगी। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको ये कन्फ्यूज़न दूर हो गया होगा कि सस्ता कैमरा लेना है या महंगा कैमरा लेना है या कौन सा लेना है। आप आंख बंद करके मार्केट का सबसे सस्ता कैमरा या जो आपकी पॉकेट गवारा करती हो, यहाँ मैं एक आपको चीज़ ऐड करना चाहता हूँ। फुल फ्रेम, क्रॉप सेंसर, सस्ता महंगा सब भूल जाइए। आप सबसे पहले ये देखिए कि आज मैं आसानी से कितने पैसे जुटा सकता हूँ। आपको जितने पैसे जुटा सकते हो उतने का कैमरा ले लीजिए, कोई सा भी, आपकी फ़ोटोग्राफ़ी अच्छी होगी, ये मेरा वादा है आपसे। और अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न होगा आप आगे मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं कि साहब आपने कहाँ फंसा दिया मुझे, आपके कहने में मैंने सस्ता कैमरा ख़रीद लिया लेकिन मेरी पिक्चर्स अच्छी नहीं आ रही। लेकिन मैं आपको वादा करता हूँ आप कोई सा भी कैमरा ख़रीद लीजिए, उसमें अगर कोई फ़ोटोग्राफ़ी में कमी आती है तो मैं बैठा हूँ आपके पास, मैं आपकी कमी को दूर करवा दूँगा। अब उसमें ये भी हो सकता है कि साहब मेरे पास आज की तारीख में 50,000 भी नहीं है, मैं 60,000 भी नहीं है कि मैं एक छोटा सा कोई APS-C कैमरा खरीद सकूं। कोई बात नहीं, आपके पास जितने पैसे हो उतने का आप सेकंड हैंड कैमरा खरीद लीजिए। मार्केट में जाइए, आपको 20,000, 25,000, इवन 15,000 तक के भी कैमरे मिल जाएंगे। फिर आपको लगेगा कि ख़राब हो गया तो क्या करेंगे। अरे ख़राब हो गया तो कोई बात नहीं, रिस्क आपकी 15-20 हज़ार की है ना। आप समझ लीजिएगा कि मैंने सीखने में खर्च कर दिया, इतना तो कोई सिखाने में खर्च ले लेगा आपसे पैसा ले। अगर कहीं भी किसी से ट्यूशन लेने जाएंगे फ़ोटोग्राफी की तो 15-20 हज़ार तो रुपये ऐसे ही खर्च हो जाएंगे। तो उसको देने से अच्छा है कि आप 20,000 का एक सेकंड हैंड कैमरा ख़रीद लीजिए और जी भर के प्रैक्टिस कीजिए उस पर। अगर मान लीजिए ख़राब होता, अभी पहली बात तो आप देख सुन के लेंगे तो कैमरे में इतनी जल्दी ऐसे ख़राब होने की कोई चीज़ नहीं होती है, लेकिन बाई चांस ख़राब हो भी गया तो कोई बात नहीं। और अगर मान लीजिए आपका मन भर गया उससे तो 20,000 का कैमरा किसी भी दिन जो है आपका 15,000 से 12,000 रुपये में बिक जाए, हो सकता है 20,000 में ही बिक जाए। लेकिन अगर आप 3 लाख का कैमरा खरीदेंगे तो आपका वो 2.5 लाख में भी नहीं बिकेगा, वो उसके आपको 1.5 से 2 लाख रुपये मिलेंगे, क्योंकि कैमरा जब सेकंड हैंड हो जाता है तो उसकी कीमत कम हो जाती है। तो ये बिल्कुल दिल में मत लाइएगा कि आज मेरे पास पैसे होते तो मैं ये ले लेता, मेरे पास पैसे होते तो मैं वो ले लेता। कुछ नहीं, आज आपके पास जितने पैसे हैं उससे आपको जो कैमरा मिल रहा है आप ख़रीद लीजिए और अपना काम शुरू कीजिए। और मैं आपको फिर से रिकमेंड करना चाहूँगा कि अगर आपके पास पैसे की कमी है और अगर आपको प्रोफेशनल फ़ोटोग्राफी करनी है तो जितने पैसे हों उसमें कोशिश करिए कि अगर आपको फुल फ्रेम कैमरा सेकंड हैंड मिल जाए तो आप फुल फ्रेम कैमरा ले लीजिए, फ़ोटोग्राफी शुरू कीजिए। और जिस दिन आपके पास पैसे जब इकट्ठा हो जाएंगे तब आप एक नया फुल फ्रेम कैमरा ले लीजिएगा। लेकिन कोशिश करिए कि EMI के पैसों से, उधार के पैसों से महंगे कैमरे ख़रीदने से बचिए,
क्योंकि ईएमआई जमा करना बहुत भारी पड़ता है। कभी कभी जब आपकी कोई भी ऐसा रीज़न आ जाते हैं कि अगर आपकी थोड़ी सी अर्निंग बंद हो गई तो ईएमआई देना बहुत भारी पड़ता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि मैं आपको अपनी बात समझा पाया कि कैमरे की कॉस्ट क्यों ज़्यादा होती है। इस मरीजका में मत फंसिएगा। आप तो वो देखिए कि आपकी ज़रूरत क्या है और ज़रूरत के हिसाब से जितने पैसे जेन्युइन लगते हों उतने पैसे खर्च करिए और अपने ज़रूरत का कैमरा खरीदिए। मार्केट के चकाचौंध में मत घुसिएगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में फिर किसी नए टॉपिक के साथ। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर लगता हो कि इन्फॉर्मेटिव हो सकता है तो अपने दोस्तों से भी शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्ते, जय हिंद।